आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक शानदार जीवन के साथ साथ अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम और व्यावसायिक कार्य निष्पादन हेतु अपना जो समसामयिक ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे और सीखने के लिए आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। आज एक स्पेशल सेशन लेकर आपके सामने चर्चा के लिए आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा जानकारी के हिसाब से और प्रमोशन एग्जाम्स के हिसाब से भी। ज़्यादातर हम लोग बैंकिंग में जब काम करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पैक्स जो है ये इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि जब सरकार ने इनके डिजिटाइजेशन की बात की तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, हालांकि इसका शुभारंभ तो काफ़ी 1904 से ये शुरुआत हो गया है, बट इसको मजबूती देना, इसके समग्र स्थिति में सुधार करना, साथ ही साथ इनके हितधारकों के को एग्रीकल्चर में और अच्छे से इन्वॉल्व करना, एक समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और ग्रामीण समुदाय में रहने वाले किसानों का उत्थान करने के उद्देश्य से इन्हें जो है सरकार की तरफ से भी प्राथमिकता दी जा रही है, उनके डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है। इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है जयदीप जी? यस सर, यस सर। यस। कैसे हैं? थोड़ा उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए, आज के प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स के बारे में? यस सर, हम तो डीसीसी भी है तो हम पैक्स पैक्स के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको सब पता होगा और कुछ जानकारी आपके पास भी होगी तो आप और उसको साझा कर दीजिएगा आखिरी में, कुछ वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से उसको अप्लाई करते हैं और उनके साथ डील करते हैं। वैसे कितने आपके पास पैक्स हैं अभी? आप ब्रांच में हैं कि हमारे ऑफिस में हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी बैंक के साथ 354 पैक्स जुड़े हुए हैं। अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो ये जो पैक्स हैं इनको अभी एक्सपोज़र वगैरह कितने तक के आपने दिया हुआ है वैसे, ज़्यादा मैक्सिमम से एक्सपोज़र? मैक्सिमम एक्सपोज़र हमारा केसीसी में है क्योंकि हम ऑन लैंडिंग पे पैक्स अपने फार्मर्स को मेंबर्स को दे रहे हैं और हम पैक्स को देते हैं और ओके। इसमें आप हम पैक्स को 2% कमीशन देते हैं ठीक है। आप जो और है पैक्स लगभग को लोन देते 400 हैं, पैक्स 400 जो है। करोड़ का केसीसी है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो रिकवरी वगैरह भी वही लोग करते हैं, है ना? हाँ, रिकवरी। रिकवरी भी टैक्स ही करता है। ओके। सरल भाषा में मैं सेशन पूरा डिटेल हम सारे साथियों के पास डिस्कस करेंगे। इसका खूबी थोड़ा एकदम, इसका मतलब इसकी सुंदरता के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसकी मजबूती या इसकी अच्छाई के बारे में 2-3 बातें बता दीजिए। हाँ, वैसे तो पैक्स आपने बताया कि 1904 से कोऑपरेटिव एक्ट जब से आया है, तब हुँ। से स्टार्ट हुआ है और पैक्स जो है एक गाँव में एक पैक्स का सरकार का मिशन है और ओ पैक्स का जो मेंबर है, वो बेसिकली फार्मर ही होता है और फार्मर को हम कैसे एग्रीकल्चर एडवांस दे सके, इसके लिए पैक्स को बनाया गया है। पैक्स का जो अ, संचालन करते हैं, तो वो पैक्स के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, वो इलेक्शन होता है, उसका 5 ईयर तक का उसका वो बॉडी में रहते हैं और पैक्स जो होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक से जुड़े हुए होते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स का जो इलेक्शन होता है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो पैक्स से ही आते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आपने अच्छी बात बताई। चूँकि आप 400 से ज़्यादा पैक्स आपके पास हैं और उनको आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन आज आपको और अच्छे से बारीकियों के साथ सीखने मिलेगा। तो जैसा कि हमारे जयदीप साथी ने बताया कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको प्राथमिक कृषि ऋण समिति कहते हैं, हमारे भारत में सबसे मूलभूत और सबसे छोटी सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। मतलब सबसे छोटी और सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। और अगर कहा जाए कि ये सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है और ये प्राथमिक ऋण समितियाँ हैं जो गाँव में
ग्रामीण समुदाय को जो एग्रीकल्चर करते हैं, हितधारक हैं, उनको कृषि में समग्र स्थिति में सुधार, उनको समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उनको कृषि में काम करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना, ये जो है इसका काम है। और ये प्रयास जो है उनके गरीबी में कमी, आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में सतत विकास में योगदान देने के लिए इनको आगे रखा जाता है। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो ऋण समितियां हैं या जिसको क्रेडिट सोसाइटी हैं, इनका जो इस तरह से फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है, पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकेंगे कि बहुत सारे किसानों को इकट्ठा करके मेंबर बना के एक सोसाइटी का निर्माण करना है। फिर उस सोसाइटी के जो रजिस्ट्रेशन के बाद उनके बाईलॉज के आधार पर उनका जो है ये सारी चीज़ें जो है आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो पैक्स का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और ये जो है जैसा कि हमने बताया कि रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है इंडिया में। So the PACS, the Rural Cooperative Credit System in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. तो जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है इंडिया का, इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं हमारे कृषक भाई, उनको जो है वित्त पोषण प्रदान करना। तो ये जो है वित्त पोषण प्रदान करते हैं शॉर्ट टर्म लोन, जिसको हम किसान क्रेडिट कार्ड, और लॉन्ग टर्म लोन जो बोलते हैं जिसमें मशीनरीज वगैरह परचेस करना है। तो इट कंप्राइजेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमारे साथी ने अभी बता दिया, आप उसको भी सुने होंगे कि हाल ही में मैंने भी बताया कि केंद्रीय बजट जब 2023 का अगले 5 वर्षों के लिए सरकार ने जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जिसको सहकारिता मंत्री कहते हैं, तो इसमें 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स के डिजिटलाइजेशन हेतु जो है कुछ बजट लेआउट की घोषणा की। तो जयदीप जी, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बजट को भी पूछा जाता है, आपको याद है वो बजट कितना उन्होंने लेआउट रखा था, घोषणा की थी 23 में? 2,516 करोड़ का ले किया था। इसका जो उद्देश्य था कि जो प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं, उनका संचालन में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और विविधता हो, और अनेक विविधता के बावजूद भी वो सस्टेनेबल हो, और किसी भी समय उसका रिपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, जिसका उद्देश्य था उसको प्रत्यक्ष लाभ और ब्याज अनुदान और फसल बीमा, ये सारी चीज़ें की इनपुट बनाने के लिए नोडल केंद्र में मदद मिल जाए। तो ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जो है इसीलिए इम्पोर्टेंस अभी ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार इसमें जो है इसके डिजिटाइजेशन के लिए कुछ लक्ष्य रखा है। और साधारण तरीके से समझें कि ग्राम स्तर पर सहकारी ऋण समितियां जो किसानों का एक समूह बनाती हैं और सीधे किसानों को मेंबर बनाती हैं, और उन किसानों को खेती के लिए उनको जो है अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं। ये गतिविधियां जो है आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से की जाती है। जैसा कि पहला प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कब बना था, जैसे हमारे साथी ने कहा 1904 में बना था। और इसमें जो है 1904 के बाद जो है इसमें ये 3 लेयर सिस्टम जो है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, 3 लेयर का सिस्टम है। द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑपरेट विथ ए 3 टायर सिस्टम। जब आप बैंकिंग का जेआईबी वगैरह की तैयारी करते हैं तो भी बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में इसको पढ़ते होंगे भी। तो यहाँ पर जो 3 लेयर सिस्टम है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसको पैक्स कहते हैं वो विलेज लेवल में होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है स्टेट लेवल। तो जयदीप जी, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना? यस सर, यस सर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और जो विलेज लेवल में है, एक जो पैक्स है वो कितने गांव को कवर करता है? वैसे तो अगर पहले जो लैम्प्स बोलते हैं उसको लार्ज एग्रीकल्चर सोसाइटी, वो 10 से 15 गांवों को कवर करती है।
और हुँ, पैक्स में 2 या 3 गाँव होते हैं। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सहकार मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक गाँव में 1 पैक्स बनाना है। सर, ओके। तो अ, सही बात कर रहे हैं, पहले 3 से 5 तक लगभग पैक्स में था, लेकिन अभी सरकार ने इसलिए कहा कि थोड़ा माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए एक गाँव में एक पैक्स को जो है उन्होंने प्रेफ़र किया और ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स के लिए उन्होंने कुछ एनजीओज़ को भी टाई काम दिया है, ताकि एनजीओ का काम क्या है कि उस गाँव में जाके वित्तीय साक्षरता फैलाना, समूह के साथ इकट्ठा करना और एक पैक्स का निर्माण करना, पैक्स में 10 मेंबर को इकट्ठा करना और फिर उसके बाद मेंबर बनाना और उसका रजिस्ट्रेशन कराना और उसको सस्टेनेबल बना के उनको क्रेडिट सोसाइटी सिस्टम के साथ परिचालन सिखा के वो तैयार करती हैं। तो यहाँ पर 3 लेयर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल में, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है स्टेट लेवल में। और जो पैक्स हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के परव्यू से बाहर होते हैं, इसलिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से रेगुलेटेड नहीं होते हैं। आपके जो डीसीसीबी हैं ये भी जो आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं होते हैं ना जयदीप जी? डीसीसीबी यस, वो नाबार्ड रेगुलेटेड होते हैं सर। नाबार्ड रेगुलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के उसमें परव्यू में नहीं आते हैं, आउटसाइड होते हैं, इसलिए ये आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं होते। चलिए अब आते हैं यहाँ पर पैक्स, जैसे कि हम लोग बातों बातों में बता दिए हैं कि पैक्स आर द ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन टू द फार्मर फॉर द वेरियस एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एक्टिविटी। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं वो जो आधारभूत निचले स्तर पर एक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, सहकारी संस्था है, जो किसानों को कृषि कार्य के लिए और कृषि से जुड़े हुए अन्य गतिविधियों के लिए वित्त पोषण शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो है उनको लोन प्रदान करती है उनके फार्मर्स को। और इट वर्क्स एट द ग्रास रूट ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल। तो जयदीप जी आप तो बहुत बारीकी से जानते हैं, ये बताइए जरा पैक्स की शुरुआत कैसे होता है, मतलब उसमें जैसे समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो थोड़ा बताइए। यस सर, अगर एक गाँव में एक पैक्स बनाना है, तो उस गाँव के मिनिमम 10 फार्मर्स चाहिए होता है सर। और वो उसका जो बायलॉज होता है, बायलॉज पहले क्रिएट करते हैं। हम्म। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सहकार मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें हम्म। उसका रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं। और हमारे डीसीसीबी में उसका अकाउंट ओपन होता है। और जब सर्टिफिकेट आ जाता है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद उसका परमानेंट अकाउंट ओपन होता है हमारी बैंक में। और जब भी फार्मर को लोन चाहिए, तो फार्मर्स का जो इसका एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है, तो हम्म। उसका एक एनसीएल पत्रक बनता है, जो नेशनल जो फार्मर्स का लिमिट होता है, क्रेडिट लिमिट, उसके जमीन लैंड होल्डिंग के हिसाब से। और उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट 5 ईयर तक का, उसका केसीसी का हम लिमिट डिसाइड करते हैं। और इसके हिसाब से वो हमारा डिस्ट्रिक्ट बैंक जो होता है डीसीसीबी, वो पैक्स को टोटल सैंक्शन लिमिट देता है। और पैक्स अपने मेंबर्स को उसके हिसाब से उसका भी अकाउंट ओपन करवा के अकाउंट पे चेक से ही सब पेमेंट होता है। बहुत बढ़िया। तो पैक्स को लोन देते हैं, फिर पैक्स उससे ऑन देयर ओन लेंडिंग करता है अपने फार्मर को, है ना? यस सर, हम 5% से पैक्स को देते हैं और पैक्स मेंबर को 7% से दे रहा है केसीसी। तो उनको 7% से देता है। हाँ, फिर और टू। खाद बीज भी उनको सरकारी रेट पर मिलता है, वो भी एक फायदा होता है। यस सर, और इंटरेस्ट सब्वेंशन भी मिलता है और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट भी मिलता है, सब मिलता मिलता है। है। तो पैक्स जो गवर्नमेंट से खरीदता है उनको भी सब्सिडी मिलती है उनमें, जो यूरिया वगैरह खरीदते हैं, है ना? यस, खाद- फर्टिलाइजर्स के लिए हम उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं और क्लीन लिमिट भी देते हैं, जो फार्मर्स के लिए ओवर उसका जो प्रोक्यूरमेंट के लिए भी हम उसको ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं। तो फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसका प्रोक्यूरमेंट करना है और फिर सेल करना है, तो उसके लिए भी हम उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं।
और उनको स्टोरेज के लिए भी फैसिलिटी होता है, किसान अपने फसल स्टोरेज रखना है। में अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया था ना, पैक्स एज ए एमएससी, मल्टी सर्विस सेंटर, हम्म। तो उसमें जो रूरल गोडाउन जो बनाना है, और पैक्स को सुपर मॉल अगर बनाना है तो सुपर मॉल भी बना सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, और कोई भी एक्टिविटी एज ए मल्टी सर्विस सेक्टर सेंटर्स के रूप में करना है तो वो पैक्स कर सकती है। और ओ, हमारे यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी पैक्स भी है जो हम्म। पूरे इंडिया में टॉप में है, और वहाँ बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं नाबार्ड की ओर से। उसका टर्नओवर भी 50 करोड़ के आसपास रहता है सर। अच्छा, और इसका जो है कहाँ पर है ये आपके जो पैक्स हैं उनका? ये अ, सूरत में है सर, सूरत। सूरत, गुजरात। सूरत गुजरात में। और नाबार्ड्स का एक्सपोज़र विज़िट नाबार्ड से भी आते हैं और पूरे इंडिया में से आते हैं सर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो बीच बीच में आप ऐसे बताते वो जाइएगा। जो पूरा गाँव है ना, गाँव में वो पैक्स ही सब कुछ प्रोवाइड करता है। जो ओके। छोटे बच्चे से लेकर आदमी बूढ़ा हो जाए, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, हम्म। किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट सभी पैक्स में ही अवेलेबल है। मेडिकल भी है, हम्म। हाउस होल्ड भी है, किराना भी है, उसका क्रेडिट भी है, इसका इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा भी है। सब ओके। कुछ पैक्स के थ्रू ही है। किसानों को उनके फसल रखने के लिए स्टोरेज की फसल फैसिलिटी वो के भी लिए है। स्टोरेज भी है, उसको एलपीजी सिलेंडर भी प्रोवाइड करते हैं। उसको अगर फर्टिलाइज़र चाहिए तो अभी होम डिलीवरी है। सब कुछ उसका, अगर खेत में बुवाई करना है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है तो ट्रैक्टर भी पैक्स ही देता है। बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जयदीप जी। हमारे साथियों को सुनकर अच्छा लगा होगा। तो ये पूरा सार जो है इन्होंने बता दिया, पूरे मेरे सारे आगे जो स्लाइड्स हैं उनको जो है इन्होंने पहले बता दिया। तो जैसा कि मैं अभी परिभाषा ही बता रहा था कि पैक्स जो है एक निचले स्तर पर सहकारी समिति है जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन फार्मर को प्रोवाइड कराती है। और ये जो है ग्रॉस रूट लेवल पर ग्राम पंचायत या विलेज लेवल पर काम करते हैं। एक पैक्स जो है एक विलेज पर, एक ग्राम पंचायत पर, मान लीजिए एक ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं तो उन पर एक पैक्स बनाया जाता है। द फर्स्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी was formed in the year 1904। 1904 में ये पहला प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, ऋण समिति जो है बनाया गया था। The PACS functioning at the base of the cooperative banking system constitute the major retail outlet of short-term and medium-term credit to the rural sector। तो ये हमने बात ही कर लिया है कि मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स जो है प्रोवाइड करने के लिए ये एक कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसका आधारभूत संरचना फंक्शन करने का यही है। It serves as the final link between the ultimate borrower on the hand and the higher financing agency, namely the Scheduled Commercial Bank and the RBI NABARD on the other hand। तो इसका जो उद्देश्य है एक लिंकेज बनाना कि जो हायर फाइनेंसिंग एजेंसी है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उनसे पैसा लेकर ऑन देयर लेंडिंग उनको सुविधा अनुसार प्रदान करना उनके समूह का। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पाएंगे आप कि रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टॉप में होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो उसके लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। लॉन्ग टर्म के लिए स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ये जो है स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है इसका मेजर रोल होता है। ज़्यादातर ये जो हैं ये असरकारक होते हैं और ये ज़्यादातर काम करते हैं जिनको डीसीसीबी जो है काफ़ी सपोर्ट करता है ना जयदीप जी? सबसे ज़्यादा आप जो है इसको यस सर। support करते हैं। हमारा जो हमारा डीसीसीबी जो बनाया गया है वो पैक्स के लिए ही बनाया गया है, टैक्स के क्योंकि वो लिए। थ्री थ्री टायर क्रेडिट स्ट्रक्चर में हम मिडल में है। तो ओके। पैक्स को जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमको उसको प्रदान करना है। अगर हमारे से नहीं हो रहा है तो फिर नाबार्ड या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से वो ले सकते हैं। हाँ, डीसीसीबी के बाद वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जाते हैं, फिर उसके बाद नाबार्ड तरफ जाते हैं। और नाबार्ड बीच में कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन वगैरह और कुछ स्कीम्स वगैरह के लिए सीधे भी वो इन्वॉल्व करता है, और एनजीओस वगैरह का भी रोल होता है इसमें।
एनजीओ का रोल क्या होता है, ये थोड़ा बता पाएंगे जयदीप जी? जैसे एनजीओ है, एनजीओ उस इलाके में जिस डिस्ट्रिक्ट को उसको अलॉट हुआ है, उस जिले में 10 मेंबर जोड़ के उनको एक रजिस्ट्रेशन करा के उनको सिखा देता है। और कुछ उसमें रहता है उसमें? यस सर, वो पैक्स फॉर्मेशन की कामगिरी टैक्स करते हैं। फॉर्मेशन। अभी जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ का कॉन्सेप्ट आया है सर, हाँ हाँ। तो एफपीओ में भी कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो पैक्स भी जो एफपीओ बना सकता है। तो ओके। वो एनजीओ जो होते हैं ना, तो वो पैक्स के अगर 5 से 6 गांव का है और 500 से मोर मेंबर्स है, तो वो एफपीओ भी बना रहे हैं, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे अगर डीलिंग करेंगे तो फार्मर्स को और अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो जो एनजीओस होते हैं वो फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, और गवर्नमेंट की जो-जो स्कीम होती है, जैसे कि हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, तो वो भी सब पैक्स के मेंबर को प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत देखेंगे तो रूरल में वो एनजीओ का रोल भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है, हाँ। वो सारे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसी के लिए, क्योंकि एनजीओस का निर्माण ही इसलिए होता है कि जो सरकार की सामाजिक योजनाएं हैं उनको निस्वार्थ भावना से उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इनका काम होता है मदद करना है उनके लिए, वो उनको बजट वगैरह और सहयोग वगैरह मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो पैक्स का है, इसमें हम आपको देखते हैं यहाँ पर जनरल बॉडी ऑफ पैक्स। जनरल बॉडी एक बनता है, जैसा कि हमारे जयदीप जी ने कहा कि 10 मेंबर रहते हैं, वो मेंबर अंतिम समय तक रहेंगे और वो मेंबर जो है अभी बदले नहीं जाएंगे। जनरल बॉडी ऑफ पैक्स एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर बोर्ड एज वेल एज मैनेजमेंट। तो इनकी एक जनरल बॉडी होती है जो बोर्ड का काम करता है और मैनेजमेंट का काम करता है। मैनेजमेंट कमेटी इलेक्टेड बाय द जनरल बॉडी टू परफॉर्म द वर्क एज प्रिस्क्राइब बाय द सोसाइटी रूल एक्ट्स एंड बाई लॉज। तो जो जनरल बॉडी है वो इलेक्ट करेगी मैनेजमेंट कमेटी, और जो सोसाइटी का रूल है, एक्ट है, बाईलॉज है, उसके आधार पर वो जनरल बॉडी जो है जो इलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन होंगे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी work for the benefit of the members by performing their roles and duty as assigned to them, an office staff responsible for the performing day to day work। अच्छा, इसमें एक बात बताइए जयदीप जी कि जो चेयरपर्सन होते हैं वो बैंक का जो अधिकारी हैं बैंक के, उनको कहाँ पर रखते हैं, वो क्या बनाते हैं उनको टैक्स में? पैक्स में जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो उसके बॉडी के इलेक्टेड होते हैं। अगर 10 मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो ही इसका इलेक्शन करते हैं ठीक। एज पर स्टेट कोऑपरेटिव लॉ। हम्म। और जो डीसीसीबी का जो इलेक्शन होता है, डीसीसीबी के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, उसमें हम्म। पैक्स के जो प्रेसिडेंट है या फिर नॉमिनेशन का किया है, तो हम्म। उसी में से वो तहसील वाइज जो उसका मेंबरशिप होता है डीसीसीबी का। तो ओके। डीसीसीबी की बोर्ड में एक तहसील में से एक बोर्ड मेंबर पैक्स का जो आदमी है वही रहेगा। अच्छा। और बैंक बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी, इनका बैंक के जो अधिकारी है उसको हम हमारे जो इसका डेजिग्नेशन है वो लॉन क्लार्क है या फिर लॉन इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो हम्म। वो क्लस्टर वाइज इसका पोस्टिंग होता है। पैक्स डेवलपमेंट सेल होता है, पैक्स हम्म। इंस्पेक्शन सेल होता है। तो वो उसके पैक्स में विजिट करते हैं, पैक्स का जो अकाउंटिंग है वो देखते हैं, और ऑन गोइंग कंसर्न पर जो इंटरनल ऑडिट और पैक्स को जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड करते हैं सर। ओके, बहुत बढ़िया। और सहकारिता मंत्रालय से भी तो उनकी ऑडिट होती है ना? यस, वो रजिस्ट्रार होते हैं ना, जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो हम्म। उसके डिपार्टमेंट थ्रू उसका भी ऑडिट होता है। ओके, बहुत बढ़िया। और डिजिटाइजेशन आपका आपके तरफ हो गया क्या इन पैक्स? यस, हमारा 99% हो गया है। पूरा पैक्स डिजिटाइज ही है, और बैंक ने खुद अपने प्रॉफिट में से सभी कोऑपरेटिव पैक्स को हार्डवेयर भी सपोर्ट किया हुआ है और सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट किया हुआ है। और सॉफ्टवेयर का जो एनुअल जो चार्ज होता है वो भी बैंक ही देती है। और बहुत सभी बढ़िया। पैक्स को
सीए प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट और उसका जो टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, तो हुँ, वो भी हम बैंक अपने कॉस्ट से ही करवाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप इस स्क्रीन के माध्यम से जान पाएँगे हू कैन फॉर्म पैक्स, पैक्स कौन बना सकता है? A primary agriculture credit society can be formed by a group of 10 or more people from a village. एक गांव में रहने वाले 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं एक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बना सकते हैं। द सोसाइटी मैनेजमेंट इज ओवरसीन बाय एन इलेक्टेड बॉडी। वो एक इलेक्टेड बॉडी जो जनरल बॉडी है उनसे मैनेजमेंट देखा जाएगा। द मेंबरशिप फीस इज लो इनफ एंड दैट इवन द पुअरेस्ट एग्रीकल्चर कैन ज्वाइन। तो ये जो मेंबरशिप फीस होती है वो कम होती है। आप बताइए ज़रा जयदीप जी, आपको बहुत सारे पैक्स देखे हैं, मेंबरशिप फीस कितनी होती है? मेंबरशिप कम उसका से जो कम। कंट्रीब्यूशन होता है इक्विटी में, तो वो 10 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक का होता है एज़ अ फॉर मेंबरशिप सर। फिर अगर वो क्रेडिट ले रहा है, तो क्रेडिट लिंकेज करते हैं उसका शेयर से। तो अगर उसने 1 लाख का ऋण लिया हुआ है, तो उसका 2.5% उसको मेंबरशिप का इक्विटी में उसको पार्टनरशिप करना पड़ता है। ओके, टू उतना रुपए जमा करना 2.5 पड़ता है और वो उसका इक्विटी से ले लेगा और उसका जो प्रॉफिट हाँ, होगा आएगा उसका डिविडेंड भी उसको मिलेगा। उसके डिविडेंड मिलेगा उसको सर। बहुत बढ़िया। तो ये मेंबरशिप फीस जैसा कि हमारे जयदीप जी ने कहा मिनिमम मतलब 10 रुपये तो नहीं के बराबर है, 10 रुपये दे के मेंबरशिप बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं तो उसका 2.5% या उनके जो बाईलॉज या जो उनका जो बना हुआ है रूल्स वगैरह उसके आधार पर वो लेते हैं और वो इक्विटी लेंगे और उस इक्विटी का जो डिविडेंड है भी उनको मिलेगा। तो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी which means that each member assumes full responsibility for the society's entire loss in the event of its failure। मान लीजिए सोसाइटी फेल हो जाता है तो जैसा कि अभी जयदीप जी ने बताया सब इक्विटी शेयर होल्डिंग रहेगी उनकी, तो वो भी समानता के आधार पर उस लॉस को बियर करेंगे, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाएगी। तो अगले में जानते हैं कि व्हाट कैपिटलाइज पैक्स, पैक्स जो है किस तरीके से उसका वर्किंग कैपिटल डिराइव करता है देख लेते हैं। द प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी वर्किंग कैपिटल इज डिराइव फ्रॉम देयर ओन फंड, डिपॉजिट, बोरोइंग एंड अदर सोर्सेस। तो जयदीप जी, ये जो सोसाइटी है वो उसका जो पूरा वर्किंग कैपिटल है उसके ओन फंड मतलब उसके पास जो खुद का पैसा है, अपने मेंबर्स का डिपॉजिट है या वो कहीं से बोरो किया हुआ है और कोई रिसोर्सेज से है, तो यही से ही सब लेन देन वो करेगा। बराबर जयदीप जी? यस सर, और अगर वो गवर्नमेंट इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, अगर उसके पास कैपिटल कम है, हम्म। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसका जो एससी, एसटी कैटेगरी के जो मेंबर है, तो उसका मेंबरशिप फी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो उसके हिसाब से भी इक्विटी बढ़ाया जाता है बहुत और बढ़िया। बाकी तो ये सब आपने जो है वो बराबर है। हाँ, तो जो सोसाइटी है उसका ओन फंड, उसकी डिपॉजिट, उसके मेंबर्स का जो इक्विटी, और वो उनको कहीं फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। फिर कोई ज़्यादा भी जमा कर सकता है, सोसाइटी के पास पैसा ज़्यादा भी जमा कर सकता है। बराबर है जयदीप जी? यस सर, वो एज़ अ बैंक मिनी ब्रांच या फिर हम क्या उसको और पॉइंट ऑफ तो और सेल। आप एक बार बताइए कि बैंक से ज़्यादा भी ब्याज देते हैं शायद, यस, बैंक से ज़्यादा भी ब्याज देते हैं पैक्स। और वो अगर वो एफडी बना के देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल यस, के वो लिए। डिपॉज़िट भी ले सकते हैं, ऐसा है सर। उसका हम्म। बायलॉज़ ही ऐसा है, वो हेलो से जितना काम बैंक कर सकती है, उतना काम पैक्स भी कर सकती है। जस्ट लाइक पूरा पूरा मिनी बैंक्स है और कोऑपरेटिव बैंक्स की तरह ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो यस, शेयर कैपिटल जो अभी हमारे साथी ने कहा कि इक्विटी के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2.5% बोल रहे हैं तो कोई 10% भी कर सकता है। शेयर कैपिटल, मेंबरशिप फीस, रिजर्व फंड ऑल आर पार्ट ऑफ द कंपनीज ओन फंड, उस सोसाइटी का ओन फंड ये पार्ट होंगे। डिपॉजिट्स आर मेड बाय बोथ मेंबर एंड नॉन मेंबर्स। तो ये जरा क्लेरिफाई करिएगी, तो मेंबर्स तो जो मेंबर बना है उसका डिपॉजिट है और नॉन मेंबर अगर कोई मेंबर नहीं बना है फिर भी डिपॉजिट कर सकता है। मान लीजिए जयदीप जी मेंबर नहीं है लेकिन उनके पास 1 लाख रुपए है तो वो सोसाइटी में जाके डिपॉजिट कर सकता है, यही है ना इसका मतलब? यस सर, उसमें नॉमिनल मेंबर का कांसेप्ट है। हम्म। कोऑपरेटिव में नॉमिनल मेंबर बना सकते हैं, तो वो 10 रुपीज़ का नॉमिनल मेंबर पहले बनेगा।
क्योंकि अगर इसके सामने हमारे केस करना है या फिर कोई भी लीगल एक्शन लेना है तो पैक्स का मेंबर होना ज़रूरी है, तभी हम इसके साथ डील कर सकते हैं। तो पैक्स इसमें एक रेगुलर मेंबर नहीं बनाएगा लेकिन नॉमिनल मेंबर बनाएगा। वो इसके जब वो उसका पर्पस अगर खत्म हो जाता है तो नॉमिनल मेंबर अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो शेयर कैपिटल जैसे उनका मेंबरशिप फीस, उनका रिजर्व फंड ओन कैपिटल होगा। डिपॉजिट मेंबर से भी ले सकते हैं, नॉन मेंबर से भी ले सकते हैं। बोरोइंग आर प्राइमरी मेड फ्रॉम द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि हमारे जयदीप जी डीसीसीबी में है, तो ये जो है लोन देते हैं और वो बोरोइंग उनका जो है सोर्स होता है, उसी के आधार पर वो उनके फार्मर्स या मेंबर्स को लोन देते हैं। अब बात करते हैं इनके वर्क फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? So, the following are the function of primary agriculture credit society. It promotes economic interests of member in accordance with the cooperative principle. ये जो पैक्स है वो प्रमोट करता है अपने मेंबर्स को कि उनको आर्थिक सुविधा कैसे मिलेगी उनके कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के तहत। उनको ज़रूरत जो भी पड़े, जैसे कि अभी जयदीप ने कहा, उनको सारी ज़रूरतें वहीं से पूरा होंगी। उनको सिलेंडर भी चाहिए, उनको घर में शादी कराना है, कुछ कंजम्पशन लोन चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन चाहिए, कुछ एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, मतलब उनके लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैदा करना, ये इनका जो है काम है, फंक्शंस है। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स लोन। इट प्रमोट सेविंग हैबिट एमंग्स द मेंबर्स, उनको बचत के भी प्रोत्साहन देना है कि इस बार 10 लाख का धान बेचे हैं तो 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, हम इंटरेस्ट देते हैं। उनको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करा सकते हैं उनके। इट सप्लाइज एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं ये खाद, बीज और उनके सारे जो इम्प्लीमेंटेशन वाले जो औजार हैं, जैसे कि उन्होंने कहा ट्रैक्टर नहीं तो ट्रैक्टर प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं। इट प्रोवाइड्स मार्केटिंग फैसिलिटी फॉर द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसान जो है फार्मर पैदा तो कर लेता है लेकिन उसको मार्केटिंग नहीं कर पाता है, तो ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है प्राइमरी एग्रीकल्चर, ये उनके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और फिर वो अच्छी जगह वो मार्केट कर लेते हैं, या उनके मेंबर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छा रेट मिल पाए ये सुनिश्चित करते हैं। बराबर है जयदीप जी? यस सर, उसमें क्या होता है कि अगर वो उसने पैडी लगाया हुआ है, तो हम्म। पैडी का जो अभी प्रोड्यूसन हो गया, तो अभी मार्केट में ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण उसको इतना रेट नहीं मिलता है। तो पैक्स क्या करती है, वो मेंबर्स के पास से पूलिंग ले लेती है, सभी हम्म। स्टोर करती है और मेंबर्स को जो मार्केट रेट है उसका 60-70% पहले दे देती है। फिर ठीक। वो ऑफ सीजन में जब इसका प्राइस बढ़ेगा, तो फिर वो उसका सेलिंग करेगी और सेल करने के बाद वो अपना प्रॉफिट निकाल के जितना बचेगा वो फार्मर्स को वापस दूसरा पेमेंट दे देगी। तो इस हिसाब से वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है पैक्स का। पैक्स का सिग्निफिकेंस, दीज आर द मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स ए वेराइटी ऑफ सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ऑन साइट सप्लाईज, मार्केटिंग, प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर गुड्स ट्रेडिंग। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ये सारी तरह की फैसिलिटी, मतलब इस अपने फार्मर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए उस गांव में मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी वैरायटी के सर्विस प्रोवाइड कराएगा। बैंकिंग फैसिलिटी है, या आपका ऑन साइट सप्लाईज है, मार्केटिंग, प्रोड्यूस है, कंज्यूमर गुड्स ट्रेडिंग, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। दे फंक्शन एज ए मिनी बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंस, ये मिनी बैंक की तरह काम करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ एज वेल एज काउंटर्स टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड कंज्यूमर गुड्स, तो वो खाद बीज भी प्रोवाइड कराते हैं और उपभोक्ता वस्तुएं भी, दवाई वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बैंक के भांति हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ ये सारे इनपुट्स भी एग्रीकल्चर के प्रोवाइड कराते हैं। दिस सोसाइटीज आर प्रोवाइड वेयर हाउसिंग सर्विसेज टू फार्मर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड स्टोर देयर फूड ग्रेन्स। तो ये जो सोसाइटी हैं वेयर हाउस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स उनके प्रोड्यूस को सुरक्षित रख पाए और स्टोर कर पाए और समय पर उसको अच्छे रेट पर बेचा जाए। पैक्स अकाउंट फॉर 41%,
3.01 crore farmers of the Kisan Credit Card loan given by all entities in country, and 95% of this KCC loan, 2.95 crore farmers through PACS are a small and marginal farmer। जो बहुत बड़ी बात है कि 2.95 करोड़ फार्मर जो है किसान क्रेडिट कार्ड लिए हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो जिनको जो है सहयोग मिलता है इस पैक्स के माध्यम से। तो इनको इसलिए मिल पाता है कि बड़ा आसानी से उनको जो है वहीं बैठे बैठे गांव में ही लोन मिल जाता होगा, है ना जयदीप जी? यस सर, उसका फिर मेंबर ही होना काफी है। और हाँ। लैंड होल्डिंग जो है वो उसका जो मैनेजमेंट है उसको मालूम है कि इसका लैंड होल्डिंग कितना है, और हम्म। उसका रजिस्टर रजिस्टर बन जाता है, तो उसका जो लिमिट है पहले से फिक्स ही है। और उसका कोई गारंटर नहीं देना है, कोई सिबिल नहीं निकालना है, सिर्फ मेंबर होना ही काफी है। मेंबर होना ही काफ़ी है। अच्छा, इसमें ये भी है कि इनका फिर भूइयाँ वगैरह में कैसे करते हैं, प्रभार दर्ज करते हैं? हाँ, वो उसका तहसील में ई ढरा जो होता है ना, हम्म। उसमें इसका जो लैंड होल्डिंग है उसके ऊपर सोसाइटी का चार्ज रहता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो पैक्स जो है एक ज़बरदस्त रोल निभाता है ताकि फार्मर को क्रेडिट और इनपुट मार्केट और वैल्यू एडिशन की तरह आकर्षित किया जा सके। तो एक महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है पैक्स का कि जो भी फार्मर कम्युनिटी हैं उनको वित्त पोषण की ओर, एग्रीकल्चर इनपुट और मार्केट और वैल्यू एडिशन की तरह ले जाएं, और जो देश के आर्थिक व्यवस्था में सीधे सतत योगदान कर पाएं, एक आत्मनिर्भर बन पाएं, उनमें एक अच्छा ग्रोथ दिख पाए, इसके लिए प्रयास करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नो कॉमर्शियल बैंक ब्रांच कैन एवर कम क्लोज टू द प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। जिस तरह से पैक्स काम करता है, कोई कमर्शियल बैंक काम कर सकता है जयदीप जी इस तरह से? जी नहीं, कॉमर्शियल बैंक नहीं कर सकता सर। नहीं कर सकता। पैक्स जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि वो इस तरीके से उसको मदद करता है, मतलब यस सारी चीज़ें उसको मीटिंग लेके समझाने से लेके सारी चीज़ें, और उसके हर ज़रूरत के समय खड़ा रहता है वो, है ना? यस सर ने, और वो इसका मीटिंग भी होता रहता है। फार्मर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, और लोन रीस्ट्रक्चरिंग करना है तो भी कर सकते हैं। ओके। उसका दूसरा, अगर उसको दूसरा वर्किंग कैपिटल चाहिए तो भी दे सकता है। तो पैक्स को थोड़ा लिबरल ज़्यादा होता है फार्मर्स के लिए, हम्म। इसलिए पैक्स के थ्रू ही फार्मर्स को अच्छा रहता है। Okay. PACS can also play a major role as financial supply chain of agro commodity in the upcoming Gramin agriculture market in the private sector। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है उनमें भी फूड फाइनेंशियल जो एग्रो कमोडिटी सप्लाई है उसमें भी मेजर रोल अदा करता है। अच्छा, इनको जो प्रीमाइसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है जयदीप जी, ये रेंट पर लेते हैं इन लोग, और उसी जगह में लेते हैं? कौन सी जगह पे करते हैं ज़्यादातर, गांव में ही? ज़्यादातर उसका गाँव में उसका ओन बिल्डिंग ही रहता है, क्योंकि वो हाँ। 1904 से है, तो उसका रिज़र्व फंड जो ने ओन फंड भी ज़्यादा है। और हम्म। उसको पहले गवर्नमेंट ने जो ज़मीन भी दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट की ओर से ज़मीन दिया गया है, और वो उसको सहाय भी एनसीडीसी की ओर से भी मिला है। तो सभी ने अपना गोडाउन भी बनाया है, और हम्म। मकान भी है, ऑफ़िस भी है। अगर कोई नया पैक्स बन रहा है तो फिर वो रेंट पे ले रहा है। बाकी पुराना जो पैक्स है सबका ओन बिल्डिंग है सर। तो जो पैक्स में मैनेजर, क्लर्क, ये सारा चीज़ें भी नियुक्ति करते हैं, उन लोग काम यस कराते सर, वो मैनेजर है, क्लर्क है, ऑफिस भी है, और कभी बड़े-बड़े पैक्स में तो 10 से 15 का स्टाफ रहता है सर। हैं? उनकी टाइमिंग्स और छुट्टीस वगैरह जस्ट लाइक बैंक या यस, डीसीसीबी वो के? प्रोविडेंट फंड भी दे दे रहे हैं। सभी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं सर। जैसा डीसीसीबी का वो रहता है, यस, मतलब छुट्टी पेरोल। उस आधार पर रहता है। यस सर। ओके। अब देखते हैं पॉजिटिव फीचर्स क्या है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हेल्प्स द फार्मर गेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पर्पसेस एंड गवर्नमेंट रिलेटेड फंड डिस्ट्रीब्यूशन टू एलिजिबल फार्मर। तो ये हम चर्चा कर ही चुके हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर का, किस तरह से फार्मर्स को वो क्रेडिट देता है। दिस क्रेडिट सोसाइटी also help
implement government schemes related to farmer at their level and observe whether these schemes are attending the purpose or not. तो ये जो सेकंड है, मान लीजिए कहीं काल घोषित हुआ तो उनको फसल बीमा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, ये सब भी इंश्योर करता है जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और एक लिंक बनता है हायर फाइनेंशियल एजेंसी और कंट्री के और उन किसानों के बीच, ताकि उनको जो है सहायता कर सके या उनकी कोई समस्या है उनको सुलझा सके। इसमें वो एक कड़ी की भांति काम करता है। व्हाट आर द इश्यूज विद द पैक्स? पैक्स के साथ इशू क्या है? इन एडवोकेट कवरेज। Though geographically active packs cover about 90% of villages, there are part of the country, especially in the northeast, where the coverage is very low. Further, the rural population covered as a member is only 50% of all rural household. अरे इसके क्या इश्यूज हो सकते हैं पैक्स के? क्या क्या कठिनाई है पैक्स की, ये जरा बताएंगे जरा जयदीप जी, उनको क्या क्या कठिनाई होती है पैक्स में? पैक्स में अभी 2004 में वैद्यनाथन कमेटी आया था सर। हम्म। तो जो पहले पुराने पैक्स थे तो उसमें मैनेजमेंट का इश्यू था, वो कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरह काम नहीं करते थे। तो हम्म। उसमें क्या है कि वो जो क्रेडिट दिया था वो मैनेजमेंट ही सब खा गया। तो उसके हिसाब से कुछ ज़्यादातर पैक्स जो थी वो लॉस मेकिंग थी। तो लॉस मेकिंग होने की वजह से उसको सफिशिएंट उसके मेंबर्स को क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तो फिर वैद्यनाथन कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसका जितना भी लॉस था, तो उसका सभी लॉस को कॉम्पेंसेट किया गया और सभी को उसकी बैलेंस शीट क्लियर करवाई गई। और हम्म। उसके बाद जिसका भी डेब्ट वेवर हुआ, सभी का फिर से उसको नया क्रेडिट मिले, ऐसा किया गया है। तो उसमें मेन पर्पस यही है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। थोड़ा अगर अभी कंप्यूटराइज़ हुआ है, पहले मैनुअल था तो अगर बोरोवर ने पे किया है लेकिन जो सेक्रेटरी है वो खुद अपने खीसे में उसको ले सकता है। तो उसका कुछ इतना कंट्रोल नहीं था। ओके। मेन पर्पस यही है सर। ये कुछ लिमिटेशन है उसकी, है ना, लिमिटेशन है जिसकी वजह से थोड़ा इनएडुकेट काम हो पाता है, लेकिन अभी तो दुरुस्ती हो गया काफ़ी कुछ, है ना। और यस, ओवरड्यू, अभी जो लार्ज ओवरड्यू होता है उनमें कैसे वो वसूलते हैं ओवरड्यू? उसमें गवर्नमेंट का जो कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसमें स्पेशल रिकवरी ऑफिसर होता है जो हम्म। एसआरओ बोलते हैं। तो हम्म। वो भी उसे एज ए कलेक्टर उसका पावर होता है। तो हम्म। वो सभी बोरोवर का विजिट भी कर सकता है और हमारा बैंक भी जो उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप रहता है। हम्म। और मेंबर्स के साथ अगर उसका ओवरड्यू हुआ है तो उसका घर का विजिट करते हैं, इश्यू क्या है, उसका नया क्रेडिट दिया जाए, पुराना वापस लिया जाए, ऐसे टर्नओवर करके भी 100% रिकवरी करते हैं सर। ओके। और पैक्स का भी ओन फंड है तो पैक्स अपने ओन फंड में से भी बैंक का लोन क्रेडिट कर सकते हैं। ये भी प्रोविजन है सर। चलिए, तो ये एक तो होता है जैसे किसान का फसल आ जाता है, तो फसल आने के बाद सोसाइटी उसको नाप के ले लेता है और फिर उनके उनके खाते में पैसा जमा कर देता है। ये कितना दिन लगता होगा उनके खाते में डालने के लिए? वो तुरंत ही जमा कर देते हैं सर, क्योंकि हमने सभी पैक्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया हुआ है। तो हम्म। जैसे उसका वेज हुआ तो उसका जो भी बिल बनता है तो बिल के हिसाब से उसको चेक दे दिया जाता है और चेक बैंक में आके वो क्रेडिट कर सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो चीज़ें स्क्रीन पर थी हमने डिस्कशन कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पर इनएडुकेट हैं या चीज़ें ठीक नहीं थी, उनको दुरुस्त करना, उनके बॉडी का, उनका जो बाईलॉज है, उनके जो अकाउंटिंग्स नॉर्म्स है, जब डिजिटाइजेशन कर लिए हैं तो और पारदर्शिता अच्छा हो गया होगा डिजिटाइजेशन में। जो है वो पैसा किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई होंगी, इसी वजह से ये दुरुस्तीकरण जो है आप लोगों ने जल्दी कर लिया है ना जयदीप जी? यस सर, हमने उसका शैडो में बैंक के ब्रांच में भी उसका सभी मेंबर्स का शैडो अकाउंट रहता है। जो पैक्स पैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ना वो बैंक के सॉफ्टवेयर से लिंक है। तो हम्म। कौन से फार्मर्स को कितना अमाउंट दिया गया है वो भी हम ब्रांच में बैठ के भी देख सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं।
PAX needs to be developed as a one-stop shop for meeting all the needs of its member। जैसा कि हमारे साथी बता भी रहे हैं कि ये एक एग्रीकल्चर के लिए शॉपिंग मॉल जैसा होना चाहिए, और इसको इस तरह से डेवलप होना चाहिए कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, वन स्टॉप शॉप हो, जिसमें से जिनके मेंबर्स को सारी ज़रूरतें वहीं पर मिल जाए। पैक्स हैव टू लुक फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पैक्स को नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते रहना होगा, सुझाते रहना होगा, और जो उनके बारे में किसानों को, अपने मेंबर्स को मार्गदर्शन देते रहना होगा। पैक्स टू प्रोवाइड मच नीडेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ये इस तरह से देखा जाएगा कि खेती करने से पहले का सहयोग और फसल आने के बाद का सहयोग, इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं, है ना जयदीप जी? यस सर, वो इस फार्मर को चाहिए तो फार्मर को फॉरवर्ड बैकवर्ड है, और पैक्स को चाहिए तो पैक्स को डीसीसी भी है और नाबार्ड है, स्टेट नाबार्ड, गवर्नमेंट। तो स्टेट बैंक। उसका कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी पैक्स के लिए नया-नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं सर। तो बहुत। उसका बैकिंग के लिए जो भी अगर इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम्म। वो डीसीसी भी प्रोवाइड करेंगे सर। हाँ, पैक्स एज ए मल्टी सर्विस सेंटर कैन हेल्प मेंबर्स टू बिकम सेल्फ रिलेटेंट एंड प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, फैसिलिटेटिंग इंक्रीज्ड इनकम। तो जैसा कि पैक्स को एक मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि उसके मेंबर्स को ये सहयोग दिया जा सके कि वो आत्मनिर्भर बने और रूरल एंटरप्रेन्योर बने। रूरल एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जा सकता है, एक दो उदाहरण दीजिए जयदीप जी। एक तो एग्रीकल्चर से फसल उगा रहे हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करेंगे? फूड प्रोसेसिंग। यस सर, फूड प्रोसेसिंग भी करते हैं। हम्म। और डेयरी दूस एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, फिश यस सर, कर और सकते हैं। जो पैक्स जो होती है ना, वो अभी कोई भी बिज़नेस कर सकती है। वो अभी उसका जो हमारे ग्राम पंचायत में जो कॉमन सर्विस सेंटर है, तो हम्म। कॉमन सर्विस सेंटर का भी एजेंसी पैक्स ले सकती है। इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। और दूसरा जो अभी तो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप के लिए भी गवर्नमेंट ने उसको दे दिया है कि पैक्स जो है वो पेट्रोल पंप भी डाल सकता है। अच्छा। उसका जो काम पैक्स करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। वो उसके फार्मर्स का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसका जो मैन पावर अगर उसके पास है, तो वो कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकता है, तो वो भी कर सकता है सर। बहुत बढ़िया। अगर एक पैक्स जो है दो तीन गांव में, मतलब एक उसका एक ही जगह ऑफिस रहता है कि दो तीन ऑफिस रहते हैं उसके? अगर बड़ा पैक्स है तो उसका 2-3 जगह उसका पॉइंट ऑफ सेल या फिर वैसा गोडाउन रहता है सर। ऑफिस मेन ऑफिस एक ही जगह रहेगा। और माइक्रो एटीएम्स वगैरह, कियोस्क? माइक्रो एटीएम्स भी है। हम हमारी बैंक ने भी पैक्स के प्रीमाइसिस में एटीएम लगाए हुए हैं, और सभी फार्मर्स जो केसीसी लेते हैं, तो वो हम्म। केसीसी में भी उसको डेबिट कार्ड इश्यू किया हुआ है। तो वो केसीसी भी उसके कार्ड के थ्रू ही सभी जगह से वो परचेज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर या कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। ओके। तो पैक्स एज ए मल्टी सर्विस सेंटर कैन फाइनेंशियली स्ट्रेंथन एंड मेंबर डबलिंग द इनकम। मतलब जो पैक्स है उसको मल्टी सर्विस सेंटर के तौर पर किसानों की मदद करते हुए, उनके मेंबर्स की मदद करते हुए, किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने में सहयोग कर सकता है। और आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, आपको ये कैसा लगता है जयदीप जी? जी बिल्कुल, किसानों की इनकम डबल हो सकती है। यस सर, डेफिनेटली। क्योंकि पहले जब हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम ही नहीं था, तो 1904 से जो कोऑपरेटिव जो 7 प्रिंसिपल्स है, हम्म। जो 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर ही ये पैक्स सब चलते हैं। तो उसका में सब मेंबर्स मिलके इक्विटी इकट्ठा करके अपने सेम पर्पस के लिए काम करते हैं। तो उसके थ्रू मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मेंबर्स वो पैक्स को ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो उसका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, तो फिर फ्रॉड होने की उसका कम चांस रहता है। और बैंक का सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। कोई भी स्कीम अगर लॉन्च करना है, तो गाँव में अगर एकदम ग्रास रूट लेवल पे अगर पहचाना पहुँचाना है, तो हम पैक्स के अगर सेक्रेटरी को ही बोल देंगे, तो वही सभी स्कीम एक ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई
कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन होता है उसमें एक 7 सिद्धांत लागू किए जाते हैं सहकारी समितियों के लिए। और यस, उनके उस प्रिंसिपल में स्वयं सहायता, स्वयं जिम्मेदारी, लोकतंत्र रहता है, समानता का अधिकार रहता है, समता और एकजुटता। मतलब हाँ, इस तरह का उसमें जो वॉलेंट्री ओपन मेंबरशिप रहता है, यस वॉलेंट्री सर, रहता है। फिर डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, यस, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस होता है। फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन होता है। हाँ, कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव्स, जो जितने कोऑपरेटिव्स हैं उनमें कोऑपरेशन होता है। कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, मतलब उसके जो मेंबर हैं उसकी कम्युनिटी है उनके लिए ही चिंतित रहते हैं, वो उनके लिए ही कंसर्न रहता है। यस। तो अभी गवर्नमेंट ने सर कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स जो अभी स्कीम लॉन्च किया हुआ है, हाँ हाँ। तो उसके तहत उसने मैंडेटरी कर दिया है कि पैक्स का जो भी मेंबर रहेगा उसका कोऑपरेटिव्स में ही अकाउंट रहेगा सर। तो ओके। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स में अभी मिल्क सोसाइटी है, पैक्स है, जिसका हम्म। मेंबर्स है, उसका जितना भी एम्प्लॉय है, सभी का जो अकाउंट है वो कोऑपरेटिव बैंक में ही मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ओके। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स के तहत काम हो रहा है। और पैक्स ने बहुत सारी बैंक का जो बिजनेस फैसिलिटी तर का भी काम कर सकता है, बीसी का भी काम कर सकता है सर। अच्छा, अभी जो रिसेंट डिसीजन नाबार्ड ने लिया है जिसमें 35,000 पैक्स को जो है मल्टी सर्विस सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए यस, मिशन यस। मोड में स्टेप डायरेक्शन दिया है तो आपके यहाँ। हमारे जो हमारे मल्टी। डिस्ट्रिक्ट में हमने 12 पैक्स को पैक्स एज ए एमएससी फाइनेंस किया हुआ है। पर ओके। पैक्स 2-3 करोड़ का फाइनेंस है सर। बहुत बढ़िया। तो एमएससी जो बनाएगा पैक्स में, उसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स, यस सर। माइक्रो एटीएम्स, वाईफाई, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं एमएससी, जैसा कि जयदीप यस। जी कह रहे हैं, उनमें हमारा फैसिलिटी। तो पैक्स है ना वो सब सर लॉकर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, इतना वो स्ट्रांग हो गया है। बहुत बढ़िया। और वो 24 आवर्स के लिए भी लॉकर ओपन कर सकता है, इसका गांव में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थ्रू माइक्रो एटीएम्स, पैक्स मेंबर हु स्टे फॉर अवे फ्रॉम द पैक्स हु कैन हैव एक्सेस द बैंकिंग सर्विसेज। तो जो बैंकिंग सर्विसेज उनको 24/7 मिल पाए उसके लिए माइक्रो एटीएम की फैसिलिटी, वाईफाई से नेट बैंकिंग वगैरह भी चालू है क्या उनमें, मोबाइल बैंकिंग वगैरह? नहीं सर, पैक्स में बोल। मेंबर्स को नहीं है। वो नहीं। उसका मैसेज उसको आएगा अभी, उसका अच्छा। अकाउंट का जो सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है। ओके। बहुत बढ़िया। Potential for expansion of business through coverages with other stakeholder like farmer producer organization, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो पैक्स है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और फिर उनको भी उसको क्रेडिट प्रोवाइड करा सकता है। यस सर, मैं पहले आपको बोला कि जो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया नाबार्ड ने कि हम्म। 10,000 उसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, गवर्नमेंट का टारगेट है नाबार्ड को। तो हम्म। नाबार्ड ने अभी क्या है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी बना रहे हैं और कंपनी एक्ट के तहत भी बना रहा है। तो ओके। कोऑपरेटिव एक्ट के तहत जो भी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, इसमें मिनिमम 400 या 500 मेंबर होना चाहिए। इसलिए 5-6 गांव से मिलाकर एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और हम्म। उसको नाबार्ड वित्तीय सहाय देती है, सब्सिडी भी है। और उसका अकाउंटिंग के लिए इसको जो मैनेजर सभी के लिए फाइनेंशियल सर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं नाबार्ड। ओके। So PACs can be provided direct exposure to the best practices in various phases of agribusiness through partnership with the Lending Agriculture University Institute। जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं उनका भी मदद लिया जाता है, यूनिवर्सिटी की मदद के लिया जाता है उनमें। हाँ सर, मेंबर्स को भी हम एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, जो कृषि यूनिवर्सिटी में जाते हैं। कोई अगर अच्छा पैक्स दूसरा है तो उसका भी विजिट करवाते हैं। और नेशनल लेवल पे भी अगर दूसरे स्टेट में भी अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका भी विजिट करवाते हैं, एक्सपोजर विजिट करवाते हैं। ट्रेनिंग भी रहता है। नाबार्ड भी उस बर्ड लखनऊ में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एफपीओ का भी ट्रेनिंग चल रहा है। और बहुत। हमारा कोऑपरेटिव बैंक जो है, हम जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं तो हम खुद एक सेमिनार ब्रांच लेवल पे या फिर पैक्स लेवल पे
और अरेंज करते हैं, तो क्या हुँ, कि वो मेंबर्स को अच्छा प्रोडक्शन कैसे कर सके, फर्टिलाइजर का यूज़ कैसे करना है, सभी का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है सर। बहुत बढ़िया। तो अब कुछ चर्चा करते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट अकाउंट ओपनिंग ऑफ द पैक्स। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स पैक्स के अकाउंट ओपनिंग में लगते हैं? जैसे कि अ, कम से कम 10 मेंबर से ये पैक्स बनता है, फिर उसके बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन या उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, उनके माध्यम से इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। Society bylaws, constitution, a certified copy of society's bylaws or constitution, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। गवर्निंग बॉडी resolution, a resolution from the society's governing body authorizing the opening of the account and specifying the authorized signatory। लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, जिसमें जितने भी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं उनके लिस्ट होंगे। ए सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ द करेंट गवर्निंग बॉडी मेंबर्स विद देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आते हैं जो और डॉक्यूमेंट चाहिए इनके अकाउंट्स खोलने के लिए। डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट ओपनिंग, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ एथोराइज्ड सिग्नेटरी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। और उसके बाद जो उनके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं वो एक्सेप्ट करे जाएंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यूटिलिटी बिल्स, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, ये ले जा सकते हैं। फोटोग्राफ्स एथराइज सिग्नेटरी के लिए जाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। साथ ही साथ जो परमानेंट अकाउंट नंबर, सोसाइटी का पैन कार्ड जो है लिए जाएंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ सच एस लीज एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, ये ले जाएंगे। बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लिए जाएंगे, ड्यूली फिल्ड बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द बैंक विथ साइंड बाय द अथोराइज सिग्नेटरी। केवाईसी compliance document लेंगे as per the KYC norm and requirements of guidelines for the society and its authorized signatory. Other supporting document, any additional document as required by the bank. This can include a brief description of the society activity, the funding sources, and any other specific requirement of the bank में है। अब आप बताइए, इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसके अलावा और कुछ लेते हैं आप? नहीं सर, सब आ गया, आपने पूरा सब आ गया। डिटेल में दे दिया है सर। बहुत बढ़िया। अब कुछ लोन फैसिलिटी जो है पैक्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कई कई तो जहाँ पर आप देखे होंगे लोन फैसिलिटी में एलिजिबिलिटी में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी भी लिखा रहता है। तो ये लोन फैसिलिटी जो करते हैं, इनमें क्रॉप लोन, सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए जो लोन दिए जाते हैं, मीडियम टर्म के लिए डेयरी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, हार्टिकल्चर है, अदर एक्टिविटी के लिए लोन यहाँ से दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म जो लोन है वो ये ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए भी लोन देते हैं यहाँ पर। जो कंस्ट्रक्शन लोन है, बिल्डिंग है, ये आप देते हैं कि डीसीसीबी से पैक्स को देते हैं ये लोन? सर अभी लैंड लेवलिंग करना है, लैंड डेवलपमेंट करना है तो हम देते हैं सर लॉन्ग टर्म में। इरिगेशन इक्विपमेंट्स और इरिगेशन सॉइल इक्विपमेंट जो है, हाँ, वो सभी के लिए देते हैं लॉन्ग टर्म में। सॉइल कंजर्वेशन के लिए, बदलने के लिए। यस सर। ओके। किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे ज़्यादा तो किसान क्रेडिट कार्ड देते होंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब यस। ज़्यादा ज़रूरत है फार्मर को उनके कल्टीवेशन और उनके अदर नीड्स को पूरा करने के लिए। और इस किसान क्रेडिट कार्ड में उनके कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड होते हैं। यस। सामान्यतः ये रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी होता है जो 5 साल के लिए लिमिट बनाई जाती है, और हर साल इसमें जो है एनुअल रिव्यू किया जाता है और 10% की बढ़ोतरी करके दी जाती है। तो सबसे पॉपुलर सीरीज का जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो किसान क्रेडिट कार्ड है। और दूसरा पॉपुलर सीरीज का जो क्रेडिट फैसिलिटी है इसमें फॉर्म मैकेनाइजेशन लोन है, जिसमें कि ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, ये इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। डेयरी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज वगैरह एलाइड एक्टिविटीज़ में है। और बाकी जो इनके एग्री इनपुट्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, वो तो देते ही देते हैं। हार्टिकल्चर का फैसिलिटी ज़रूर है लेकिन उस तरीके से अभी ज़्यादा विस्तार उसको नहीं मिला है। और इरिगेशन का तो ज़रूर सपोर्ट मिलता है। इरिगेशन आजकल बोर करना ही पड़ेगा खेती करने के लिए, ट्यूबवेल वगैरह करना ही पड़ता है इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, है ना।
स्टोरेज और मार्केटिंग जो रखने के लिए ये थोड़ा सा नया टाइप का आया है कि लोग कोल्ड स्टोरेज हैं, अपना स्टोरेज फैसिलिटी ये करने के लिए अभी जो है उनके मार्केटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए लोन जो है ये नया टाइप का रोक कर रहे हैं, ताकि उसमें जो है अपने प्रोड्यूस को सही रेट पर समय पर बेचा जाए। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में जो है सेरीकल्चर, फिशरी, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है अभी डेवलप, उसमें ज़्यादातर लोग का रुझान नहीं है, लेकिन इसमें भी इनको जो है बढ़ावा देने के लिए पैक्स काम करती है। कंजम्पशन लोन उनको, जैसा कि कहा गया है कि सारे किस्म के उनको जो ज़रूरत है, उनके कंजम्पशन नीड्स हैं, उनको पैक्स के माध्यम से दिए जाएंगे। और ये शॉर्ट टर्म्स एंड मीडियम टर्म्स लोन जो है पैक्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। डेप्ट स्वैपिंग जो है वो भी किया जाता है। अगर फॉर्मर से कहीं किसी मनी लेंडर से लोन लिया गया है तो उसको लोन चुकाने के लिए भी उनको पैक्स के माध्यम से लोन मिलता है। और माइक्रो फाइनेंस लोन तो मिलता ही मिलता है। स्मॉल स्केल में अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो भी उनको लोन मिलता है। एसएचजी वगैरह से कोई लिंकेज है क्या, ये जरा चेतजी जी बताइए, पैक्स का एसएचजी से। स्पेक्स जो है वो भी एसएचजी फॉर्मेट कर सकता है और जेएलजी भी बना सकता है सर। तो अच्छा। इसमें अगर जो मेंबर है वो एसएचजी बनाते हैं तो उसको भी अलग से फाइनेंस होता है। अगर किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं है तो हम्म। फिर वो अगर टेनेंट फार्मर्स है तो हम्म। टेनेंट फार्मर्स को भी ग्रुप बना के या फिर जेएलजी बना के हम एडवांस कर सकते हैं। अगर कुछ लेडीज है तो वुमेन एसएचजी बना रहे हैं तो पैक्स के थ्रू भी उसको फाइनेंस कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। अब एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक ऑफ द थर्ड पार्टी। और उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस है कि कितने रुपए का थर्ड पार्टी चेक। नॉर्मली तो थर्ड पार्टी चेक किसी में जमा नहीं होता, लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए ये छूट मिली हुई है कि जो बैंक है किसी मेंबर्स का चेक 50,000 का कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में कलेक्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जयदीप जी, ऐसे आते हैं, कैसे नौबत आते हैं कि मेंबर्स के चेक को सोसाइटी कलेक्ट करती है? गांव में आते ही होंगे क्योंकि कई जगहों का खाता नहीं रहता होगा। लेकिन सर अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम्म। थर्ड पार्टी चेक कलेक्शन बैंक नहीं कर रही है। हाँ, बाकी एक प्रोविज़न है। प्रोविजन है। 50 रुपए तक के, 50,000 रुपए तक के जो थर्ड पार्टी चेक है मेंबर का, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्रेडिट कर सकते हैं और कलेक्शन होने के बाद फिर उसको दिया जा सकता है। ये फैसिलिटी भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइन जो लिखा है उस गाइडलाइन के आधार पर दिया गया है। तो ये जानकारी के लिए है। बाकी आप लोग नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है उनका अकाउंट ही क्रिएट कर लेते होंगे, उस अकाउंट में जमा कर देता होगा। बट ये प्रोविज़न है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब अगर कंक्लूजन के तौर से देखें तो आज का पूरा सेशन तो जयदीप सिंह जी के नाम है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज पैक्स के किस तरीके से उनका निर्माण होता है, पैक्स की कार्य गतिविधि कैसी होती है और पैक्स किस तरीके से काम करता है, पूरा डिटेल में बताया। और मैंने भी उनको जो लिंक किया, क्योंकि वो डायरेक्टली 300-400 पैक्स का काम देखते हैं और काफ़ी समय से वो देखते भी आ रहे हैं, तो इसलिए आज के सेशन में सरलता पूर्वक उन्होंने बताया। तो अभी हम लोग पैक्स के बारे में, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में जाने हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनके लिए जो सस्टेनेबल क्रेडिट फैसिलिटी है, जिसमें से किसानों को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ वोकल फॉर लोकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो थीम है उसमें जो आत्मनिर्भर विलेज इकोनॉमी को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है ना जयदीप जी? तो अगर यस सर। समरी के तौर पर देखेंगे तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत में निचले स्तर की जो क्रेडिट सोसाइटी है, जिसके लिए सरकार भी डिजिटाइजेशन का काम कर रही है, और इसका प्रत्यक्ष लाभ उसके मेंबर्स को मिले, उनमें ब्याज अनुदान समय पर मिले, फसल बीमा का भी लाभ मिले, और साथ ही साथ उर्वरक, बीज और विभिन्न एग्रीकल्चर इनपुट सेवाओं का सभी चीज एक ही जगह मिल जाए, वो नोडल केंद्र बन जाए।
इसी के संचालन के लिए पैक्स बनाया गया है और पैक्स को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए उसे अनेक गतिविधियों के साथ सम्मिलित करने के लिए और सक्षम बनाने के लिए सरकार ने डिजिटाइजेशन के लिए घोषणा की है। और ये जो पैक्स हैं प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं जो कृषि और कृषि से जुड़े अन्य गतिविधियों के हेतु किसानों को उनके मेंबर्स को जो है अल्पकालिक और मध्यम ऋण प्रदान करते हैं। आज के सेशन में आप जो है इसमें वित्तीय समावेशन के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, साथ ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में भी काम करते हैं, रिकवरी के लिए भी ये बहुत मददगार होते हैं। बहुत सारी खूबियां हैं इस पैक्स में जो आज के सेशन के बारे में हम जान पाए। जाते जाते और कुछ बताना चाहेंगे तो संक्षिप्त में 30 सेकेंड 1 मिनट में बता दीजिए जयदीप जी पैक्स के बारे में, या पूरा सेशंस में कितनी जानकारी कवर हो पाई पैक्स के बारे में वो बता दीजिए जयदीप जी। जी सर। सर वैसे आपने सभी पैक्स का जो भी कंटेंट था वो पूरा आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और पैक्स जो है वो एकदम ग्रास रूट पे काम कर रही है। उसका जो मेंबर्स है वो एकदम इलिटरेट पर्सन भी है, तो उसको जो कैसे सपोर्ट कर सके, उसका हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सके, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सके, उसी दिशा में पैक्स काम कर रही है। और पैक्स को सपोर्ट करने के लिए ईसीसी भी है और नाबार्ड है, स्टेट गवर्नमेंट है। और सभी का एक ही उद्देश्य है कि अगर रूरल इकोनॉमी कैसे डेवलप हो, और अगर नया कुछ करना है तो हम पैक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसा आपने बनाया कि नोडल एजेंसी है, और पैक्स का अगर डेवलपमेंट होता है तो जो फार्मर्स को भी अपना थोड़ा इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट कैसे रहता है, उसका उसका डिविडेंड मिलता है, उसका वो डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका भी इसमें योगदान रहता है। एवरी डिसीजन उसका एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो अगर कोई भी हमें मैसेज पहुंचाना है या फिर फार्मर्स के लिए कोई भी नया स्कीम लाना है तो फिर ले हम पैक्स को ही प्रीफर करेंगे सर। ओके, एक साथी सवाल पूछ रहे हैं मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है। एज सच पैक्स के लिए मैक्सिमम लोन की लिमिट नहीं है, नीड बेस है। उनको जितनी ज़रूरत होगी उतनी मिलेगी, लेकिन एक प्रियोरिटी सेक्टर में लिमिटेशन है कि अगर उनके फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है उनकी मार्केटिंग करना है तो 5 करोड़ की लिमिटेशन है। अदरवाइज एग्रीकल्चर करने के लिए जो है कोई लिमिटेशन नहीं है। बराबर है जयदीप जी? यस सर, हम ऑन लैंडिंग दे रहे हैं तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सर। लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं के मेंबर्स की मार्केटिंग करना है तो प्रियोरिटी सेक्टर के लिए एक लिमिटेशन है 5 करोड़ का। केसीसी अगर हम जो दे रहे हैं वो 3 लाख तक का गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से दे रहे हैं। अगर 3 लाख के ज़्यादा इसका एनसीएल बनता है, तो हम्म। 3 लाख के ज़्यादा भी हम 7% पे ही दे रहे हैं। अच्छा, जबकि हाँ, गवर्नमेंट 3 लाख तक 7% में इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 3 लाख के ऊपर जो है आप इंटरेस्ट सबवेंशन और फिर नहीं देंगे। हमारा बैंक जो है वो पूरे इंडिया में पहला बैंक है। जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्टार्ट नहीं किया था, हम्म। तभी से हम 0% पे इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं। पूरा का पूरा 7%। सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3% देते हैं, उसका जो रेस्ट ऑफ 4% रहता है, तो वो हमारा बैंक वेव करता है सर। और हम ये फार्मर्स को 0% पे दे रहे हैं सर। बहुत बढ़िया जयदीप जी। आप व्यक्तिगत तौर से जो आप एक अधिकारी कर्मचारी का वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ देखते हैं इस पैक्स में, क्या क्या चीज़ों को देखते हैं आप? मैं अपने मैं रजिस्टर ऑफिस में हूँ सर, और लॉन डिपार्टमेंट का मैनेजर का रोल है मेरा। तो ओ, जो पैक्स के जो भी लोन रिक्वायरमेंट आता है वो हमारे डिपार्टमेंट में आता है। फिर हम इसका वो सभी अकाउंटिंग या सब देखते हैं और इसको लोन सैंक्शन करते हैं सर। और ओ, पैक्स का जो इंस्पेक्शन करना होता है वो हम 1 साल में 3 बार करते हैं। क्योंकि वो अगर ऑन लेंडिंग फाइनेंस है तो हमारा भी पूरा-पूरा वॉच उस पे रहना चाहिए सर। अच्छा, तो जितने भी पैक्स हैं उनमें डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है? मतलब जैसे 100 पैक्स को आपने दिया 400 को, तो उसमें एनपीए वगैरह है, होते हैं क्या पैक्स को जो लोन दिए हैं? वैसे तो हम अगर कॉन्करेंटली देखते हैं तो फिर नहीं होता है। अगर ओल्ड है, अगर पुराना है तो कोई पैक्स में 1% या 2% तक का एनपीए है सर। ओके, वहाँ मतलब एनपीए होने के चांसेस भी कम रहते हैं क्योंकि ये सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, उनके यस सर। कंट्रीब्यूशन और होते हैं उनको। एक गाँव का है तो गाँव में तो क्या है कि वो सभी बॉडी भी गाँव का ही है, तो उसको सोशली प्रेशर करके भी उसका रिकवरी आ सकता है सर। अगर इस साल इसका क्रॉप फेल गया है तो दूसरे साल
अगर क्रॉप आता है तो उसमें से रिकवरी आ जाता है। थोड़ा-थोड़ा कर के भी या हम ले सकते हैं सर। या सोसाइटी भी कभी मदद कर देता है उनको रीपे करने के लिए, वही मदद कर देता है ना? हाँ, अगर दूसरा कुछ लोन इसको दे सकते हैं तो जी, पुराना उसमें रिकवर कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के सेशन में बहुत सारी जानकारियाँ पैक्स के बारे में, मैं तो बोलता हूँ कंप्लीट जानकारी मिल गई, है ना जयदीप जी? पूरी। यस सर, पूरा-पूरा कंप्लीट मिल गया है सर। और आप साथ दे दिए तो और प्रत्यक्ष रूप से और अच्छी जानकारी मिल गई। अगले सेशन में हम लोग कुछ सवाल के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और आप थोड़ा उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर या उन लोग को कैसे बाईलॉज की कॉपी रहती है, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस का क्या रहता है, और उनके जो अकाउंटिंग नॉर्म्स कैसे रहते हैं, कैसे मिनिटाइज करते हैं, वो भी अगर कोई सैंपल होगा तो यस, तो क्रॉप करके भेज देंगे, नाम वगैरह हटा के, तो हम लोग साथियों को मदद कर देंगे, क्योंकि एक एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है ये पैक्स, और यस। हमारे साथियों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैंने ये सेशन रखा था। अभी मेरा एक पैक्स का वीडियो भी शायद मेरे पास होगा, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। वो पैक्स कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, सब उसका एक स्टोरी भी है, सक्सेस स्टोरी। अभी नाबार्ड ने उसका अ बर्ड लखनऊ में सेशन हुआ था ना, तो नाबार्ड ने दिखाया था। बहुत बढ़िया, उसको भी डाल दीजिए, हमारे साथी जो है लाभान्वित होंगे और यस, खुद जागरूक भी होंगे, और अपने जो सर्विस एरिया में जो गांव होंगे वहाँ पर पैक्स बनाने के लिए वो प्रेरणा देंगे। साथ ही साथ अगर उनमें ऐसा कोई पैक्स बन रहा है तो उसमें प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हुए उनको वित्तीय साक्षरता देंगे और उनका जो है मदद करेंगे। तो हम यस। जयदीप जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं और सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, और हम यहाँ से विदा लेते हैं। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।